दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर के महीने में होने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि चुनाव कब है, लेकिन चुनावी तैयारियां पूरी तरीके से हो रही है। इसका अंदाजा आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से लगा सकते हैं कि किस तरीके से बिहार में जो वोटर्स हैं उनकी कहा सकता है वेरिफिकेशन हो रहा है, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है कि वो वोटर हैं या नहीं है। आप बखूबी जानते हैं, इसको लेकर के बहुत सारी विवादें भी हैं और इस पर अभी तक लगातार जो है वो चर्चाएं हो भी रही है और विपक्ष इस मामले में हमलावर भी है। लेकिन बिहार में एक खबर ऐसी भी है जिस पर बार बार टिप्पणी हो रही है और रोज इस पर कोई ना कोई अपनी बात रख रहा है। वो बात है ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के। आप जानते हैं पिछली बार 2020 में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार के सीमांचल में बड़ी कामयाबी हासिल की थी और महज 25 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन लोगों ने 5 सीटें हासिल की। लेकिन ये बात अलग है कि बाद में इनके जो दल के लोग हैं वो भाग निकले और सब के सब जाकर के राष्ट्रीय जनता दल में जा मिले। ये बात सारी दुनिया जानती है और इसको लेकर के ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफी तकलीफ भी रही। खुद ओवैसी साहब जब बिहार में आए तो जम करके लालू परिवार पर हमलावर रहे और यहां तक कि मीडिया में एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था कि तुमने हमारे नेताओं को छीना था, हम बिहार आएंगे और तुम्हें बताएंगे, तुम्हारी बेटी के सामने हम अपना प्रत्याशी देंगे। और ऐसा हुआ भी था। आप जानते हैं कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की बेटी के खिलाफ मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना एक प्रत्याशी उतारा था। यह अलग बात कि वो चुनाव बुरी तरीके से वहां हार गए। लेकिन अब चूंकि वक्त गुजरता गया, 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हुए अभी 1 साल हुए हैं, सारे गिले शिकवे को भूल करके कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ये चाहती है कि राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया महागठबंधन उन्हें इंडिया महागठबंधन में शामिल करे ताकि मुस्लिम जो वोट्स है वो ना बटे। जो तकलीफ ओवैसी साहब को थी, यकीनी ये बात कही जा सकती है कि उनके जगह पर कोई दूसरी पार्टी भी होती और उसके साथ इस तरह का सुलूक होता, उनके दल को इस तरीके से तोड़ दिया जाता तो ये गम, ये गुस्सा जरूर उनके पास होता। लेकिन ओवैसी साहब अब ये चाहते हैं कि हम गठबंधन करें और एक प्रपोजल जो है वो दिया भी गया। खुद एआईएमआईएम के नेता राणा रंजीत सिंह वो लेटर लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में पहुंचे थे, जिसमें बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ये बात कही थी कि हम ये चाहते हैं कि सेकुलर वोट का बंटवारा ना हो, इसलिए आइए मुत्तहिद होकर के चुनाव लड़ते हैं। एक साथ जब 18% एक मुश्त होकर के वोट करेगा तो यकीनन एक अच्छी खासी वोट बैंकिंग जो है और अच्छा वोट परसेंटेज जो है वो एक साथ रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप 2020 के विधानसभा चुनाव को याद करिए तो इस बात को ये बात भी कही जा सकती है कि उस वक्त मुमकिन था कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव ना लड़ते अकेले और गठबंधन हुआ रहता तो सरकार राष्ट्रीय जनता दल की बन सकती थी। लेकिन हुआ नहीं और इस बार भी गठबंधन अभी तक तय नहीं हुआ है। असल में असदुद्दीन ओवैसी के प्रपोजल पर अभी तक सही तरीके से जवाब नहीं आया और जो जवाब मनोज झा के द्वारा आया, जो राज्यसभा के सांसद हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो जवाब ऐसा था कि सीधे तौर पर उस जवाब के बाद एआईएमआईएम यही कह सकती है कि ठीक है भैया, अगर आप हमें नहीं ले सकते तो फिर हमें छोड़ दीजिए। और ये बात कहीं ना कहीं ओवैसी साहब ने पहले भी कही है भाषणों में कि या तो हमें साथ ले लीजिए या बाद में ये मत कहिएगा कि मम्मी मम्मी चुनाव जो है वो हरवा दिया गया है। अब बात करेंगे कि आखिरकार महागठबंधन में क्या स्कोप जो है वो ओवैसी साहब का देखने को मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, अगर आप राजनीतिक बिसात को देखेंगे और आजकल राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं उसको देखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के भी कई समर्थक ये चाहते हैं कि ओवैसी साहब साथ आ जाएं, इससे कम से कम वोट का नुकसान नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को कहीं इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ओवैसी साहब को लेने के बाद जो है वो मैसेज पूरी तरीके से गलत तरीके से चला जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जब चुनाव लड़ रही थी 2024 में तो उस वक्त तेजस्वी यादव कहते थे कि हम A to Z की पार्टी है। लेकिन अब A to Z वाली बात आप अगर देखेंगे फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। एक बार फिर MY समीकरण पर राष्ट्रीय जनता दल अपना यकीन कहीं ना कहीं जो है वो बनाए रखी है और उसे उम्मीद है कि इस बार कहीं ना कहीं ये दोनों अगर मिल करके वोट करेंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस बात को बड़ी यकीन के साथ भी कहा जा सकता है कि अगर एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ती है और अगर ये चुनाव लड़ने का विधानसभा सीट की जो तादाद है वो अगर 80 प्लस है तो मुमकिन है कि राष्ट्रीय जनता दल को अकेले एआईएमआईएम ही जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनने दे सकती है, क्योंकि वोट का बंटवारा तो होगा। ओवैसी साहब ने कुछ क्षेत्रों में बड़ा काम किया है और अपने नेताओं को वहां जो है जगह दी है और वहां पर कहीं ना कहीं बूथ लेवल पर लोगों ने काम भी किया है। अगर कोई विधानसभा चुनाव में 5000 वोट भी लाता है तो आप समझ सकते हैं कि 5000 वोट की अहमियत क्या है। पिछले बार महज 12000 वोट की कमी की वजह से सरकार जो है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि इंडिया महागठबंधन की नहीं बनी। जो वोट ऑफ परसेंटेज में जो वोट की कमी थी वो महज 12000 के आसपास वोट।
अब सवाल यह है कि आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है। देखिए, इस बात को समझा जा सकता है कि दोनों ही दल के बड़े नेता जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोई बहुत बड़ी कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत बुरी बात नहीं कर रहे हैं। ओवैसी साहब भी शांत है और इधर तेजस्वी यादव और उनके आला नेता जो हैं वो भी इस मामले में शांत है। थोड़ी बहुत बातें हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कोप नजर आ रहा है कि हो सकता है कि अंत के समय में ऐसा हो, और होना भी चाहिए। अगर आप सहनी को अपने बगल में बिठा सकते हैं तो अख्तरुल इमान को खड़ा करने में क्या दिक्कत है, आखिर क्या परेशानी है। उस सहनी साहब को, जिनके लगभग 75 से 85% वोटर जो है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, आप उन्हें अपने दाएं तरफ लेकर के खड़े रहते हैं, तो अख्तरुल इमान को खड़े रखने में क्या दिक्कत है, जिनका लगभग वोट आप ही को जाता है। यह सवाल आम लोगों का है। लोग ये कहते हैं, लोगों के जहन में ये बात है, लेकिन ये बात आखिरकार तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को क्यों नहीं समझ आ रहा है, इसके पीछे आपको क्या लॉजिक लगती है, आप जरा हमें बताइएगा। मुमकिन है कि अगर सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सीट पर बात कर ली जाए तो ओवैसी साहब तैयार भी हो सकते हैं, क्योंकि सीमांचल में उन्होंने 5 सीट जीता था। एक सीट हो सकता है ऐसा हो कि वो कहीं तिरहुत में ढाका की सीट मांग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो ना भी मांगे और ये गुंजाइश हो कि सही है भाई, हम 5-6 सीट हमें दे दीजिए, सीमांचल में हम लड़ेंगे, बाद में अगर ऑप्शन होगा तो एक एमएलसी का सीट दे दीजिएगा, हम राणा रंजीत को एमएलसी बना देंगे। ये सारी संभावनाएं हो सकती है। ये संभावनाएं सिर्फ राणा रंजीत के साथ नहीं, बल्कि उनके नेता आदिल हसन भी हैं। आदिल हसन भी हो सकता है कि कल को नॉमिनेट होना चाहें और इस तरह के इम्कानात बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये होगा कैसे, जब तक गठबंधन नहीं होगा। और अगर गठबंधन नहीं होगा तो क्या होगा। एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी पिछले दिनों एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार में, जिसमें यह दावा किया गया कि ओवैसी साहब की पार्टी 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की भरपूर तैयारी कर रही है। अगर आप सोचिए, उन 75 सीटों में सिर्फ 25 सीटों पर राजद को एआईएमआईएम सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा देती है, क्योंकि कम से कम 7-8 सीट तो ऐसी होगी जहां पर एआईएमआईएम सीधे तौर पर फर्स्ट और सेकंड के रेस में होगी। तो आप सोच सकते हैं, और बाकी पर थर्ड नंबर, सेकंड नंबर तक पहुंचने की संभावनाएं होगी, तो एक बड़ा नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को हो सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बातें तय होती है। अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, सिर्फ बातें हो रही है। आपको क्या लगता है कि ऐसा कैसा होना चाहिए, गठबंधन हो या ना हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।